हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, लोगों की कंप्लेन थी कि मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा जल्दी जल्दी बात करने की। देखिए, जल्दी जल्दी बात करने में क्या होता है, कभी कभी भावनाएं जो है उतनी स्पष्ट रूप से नहीं आती हैं, बट चूँकि पब्लिक की डिमांड है तो आई विल ट्राई टू स्पीक वेरी फास्ट। दोस्तों, 5 मार्च 2020 का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। लोग कहेंगे कि गड़े मुर्दे में क्यों उखाड़ रहा हूँ, लेकिन दोस्तों, यस बैंक में बहुत से नए इन्वेस्टर आए। रिटेल, आपने देखा होगा कि रिटेल इन्वेस्टर की जो संख्या है वो सितंबर क्वार्टर में बढ़ भी गई है। ज़बरदस्त रॉबिन हुड लेवल के इन्वेस्टर्स भी हैं, तो हो सकता है उन्हें थोड़ा सा इतिहास के बारे में नहीं पता हो। तो दोस्तों, 5 मार्च 2020 यस बैंक के शेयर प्राइस के लिए एक काला दिन था। आपने देखा होगा कि उस दिन यस बैंक का शेयर जो है 29 रुपये पे खुला था, और चूंकि उस समय यस बैंक के बंद होने की न्यूज़ आ रही थी कि यस बैंक चलेगा नहीं, ये बंद हो जाएगा, तो पंटर्स बड़े हावी थे। और आपको पता ही था कि यस बैंक उस समय एफ सेगमेंट में होता था। तो उस दिन ज़बरदस्त गिरावट आई थी और यस बैंक का शेयर 5 रुपये 65 पैसे पे गया था। दोस्तों, 5 रुपया 65 पैसा इसने सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए किस किया था। एक्चुअली वहाँ रुका नहीं था। लेकिन आज भी अगर जब 52 वीक लो देखेंगे तो यस बैंक का शेयर 5 रुपये 65 बताता है। लेकिन सेम डे वहाँ से इसने ज़बरदस्त बाउंस बैक किया और 16 रुपये की क्लोजिंग दी थी। दोस्तों, उसी के बाद कुछ दिन तक ये मंडराता रहा, और आपने देखा होगा कि कुछ दिनों बाद जब स्टेट बैंक वाली न्यूज़ आई थी, जब आरबीआई ने इसका सोल्यूशन दिया था, तो इसमें एक रिकवरी भी आई थी और ये शेयर करीब 60 से 70 रुपया तक भी गया था। दोस्तों, मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि अगर आप इतिहास नहीं जानेंगे तो आप जो हैं पंटर्स और जो निगेटिव मॉन्गर्स हैं उनके चंगल में फंस जाएंगे, खासकर जो नए इन्वेस्टर्स हैं। देखिए, पुराने वाले तो सारी चीज़ें जानते हैं, उन्हें तो सब कुछ पता है कि निगेटिव मॉन्गर्स क्या क्या बोलते थे और उनकी जो निगेटिव चीज़ों में हमें कितनी चीज़ें फ़िल्टर करनी चाहिए। सो दोस्तों, अगर उस दिन की आप क्लोजिंग लेंगे 16 रुपये की, तो दोस्तों एक वर्स्ट केस सिनेरियो में जो यस बैंक का वैल्यूएशन उस दिन आका गया था, ये मान के चलिए 16 रुपये का था। आज आप कहेंगे कि यस बैंक तो 12.5 रुपये या 12 रुपये 65 पैसे पे चल रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि ये चीज़ें इसलिए हैं कि यस बैंक का जो इक्विटी बेस है वो करीब 2,500 करोड़ के इक्विटी बेस हो गया है, नंबर ऑफ़ शेयर जो है। इसलिए इसमें चूंकि बहुत ज़्यादा इसमें इक्विटी बढ़ गई है, इसलिए आपको ये 12.5 या 13 रुपये के आसपास ये शेयर दिख रहा है। अब दोस्तों, मैंने एक्चुअली इतिहास क्यों बताया? मैंने इसलिए बताया है कि देखिए, ये चीज़ें मैं बार बार बोलता हूँ और बार बार इसलिए बताता हूँ कि इट शुड हिट योर माइंड दैट आप ऐसे काउंटर पे हैं जहाँ लगभग आप बॉटम के आसपास हैं। देखिए दोस्तों, 12 रुपये 65 पैसे की इसने क्लोजिंग दी है फ्राइडे को, और अगर आप देखेंगे तो इस समय यस बैंक, उस दिन यस बैंक का शेयर क्यों गिरा था? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि कितनी गंदगी है, हाउ मैनी वॉर्म्स आर इन द कबर्ड, और यू कैन से हाउ मच स्केलेटन वॉज इन द कबर्ड। आज अगर आप ये देखेंगे कि क्योंकि इस पे आरबीआई का कंट्रोल है, इसमें बड़े बड़े बैंकर्स हैं, जो भारत सरकार के जो बैंक्स हैं वो सारे इसमें इक्विटी पार्टिसिपेंट किए हुए हैं। तो आपने देखा होगा और मीडिया के साथ भी देखा है आपने, जो यस बैंक के टॉप मैनेजमेंट का इंटरेक्शन है वो हमेशा होता रहता है। तो सारी चीज़ें बड़ी क्रिस्टल क्लियर हैं, तो कोई चीज़ छिपी हुई नहीं है। तो मैं इस चीज़ को आज ये बड़े स्ट्रांग शब्दों में एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि जो यस बैंक का जो बॉटम है वो देखिए 12 रुपये पे जो इन्होंने शेयर जारी किए थे, ये मान के चलिए उसी के आसपास ही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि फ्राइडे के दिन इसका बॉटम जो है बंद हो गया है। इसीलिए मैंने आज अपनी टैग लाइन दी है, क्या यस बैंक को ख़रीदने का वक्त आ गया है? तो मेरे हिसाब से यस बैंक को ख़रीदने का वक्त आ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसमें लाख या 2 लाख शेयर से एंट्री करी। देखिए, जब ज़्यादा शेयर आप लेके बैठते हैं तो आपको टेंशन होता है, तो आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मत लीजिए, बट यू कैन सेफली स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन यस बैंक एज़ पर योर सेफ एपेटाइट। सो दोस्तों, 23 अक्टूबर को यस बैंक का रिज़ल्ट आएगा, तो
ये तो आप मान के चलिए रिज़ल्ट तक तो इस शेयर को गिरना नहीं है। और ये रिज़ल्ट जो है यस बैंक, जो नया यस बैंक है, उसके लिए एक माइलस्टोन सेट करेगा। तो देखिए, अभी तक जितने बैंक्स के रिज़ल्ट आए हैं वो तो ठीक ठाक ही आएंगे। अगर आप फेडरल बैंक का रिज़ल्ट देखिए, साउथ इंडियन बैंक का देखिए, मिक्स रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी सरप्राइज़ नहीं आ रही है। और एनपीए लेवल में भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी थोड़ी सी कमी आई है। और देखिए, अभी तो एज़ पर जो सुप्रीम कोर्ट है, अभी एनपीए तो आप दिखा भी नहीं सकते। तो एनपीए के फ्रंट पर आपको ज़्यादातर पॉजिटिव सरप्राइज़ ही मिलेगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी कुछ कलेक्शन भी किया था। दोस्तों, कुछ अच्छी खबरें आई थी, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूं। देखिए, एक तो जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इन्होंने एक जो प्राइम प्रॉपर्टी का ऑक्शन किया था, देखिए वो इनडायरेक्टली जी ग्रुप को ही बिलोंग करती है। और ऑलरेडी आपने देखा होगा कि वो प्रॉपर्टी 350 करोड़ की थी जब उसकी जो परचेज़ प्राइस थी, और उसको करीब साढ़े 450 करोड़ का उन्होंने बेस प्राइस रखा है। देखिए, बेस प्राइस से ऊपर ही ऑक्शन होता है, क्योंकि जब बोलियां मंगाई जाएंगी तो ज़्यादा की भी बोली आती है। तो देखिए, इसका इम्पैक्ट तो अब अगले क्वार्टर रिजल्ट में आएगा, लेकिन ये चीज़ें ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रही हैं। दोस्तों, कॉक्स एंड किंग के बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में उल्लेख किया था। अब देखिए, यस बैंक ने कॉक्स एंड किंग को एक विलफुल डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर कर दिया है। विलफुल डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर करने से ये फ़ायदा होता है कि जो उनके प्रोमोटर्स होते हैं उनको कहीं से भी कोई भी लोन नहीं मिल सकता है, इसलिए उन पर बड़ा ज़बरदस्त इनडायरेक्ट प्रेशर बनता है कि वो अपना जो बकाया धन है, जिनको जिनको भी देना है, उसको वो दें। दोस्तों, दो बड़े पुराने अकाउंट हैं जो भारत सरकार के लिए भी एक कह सकते हैं नासूर बने हुए हैं। एक है जेट एयरवेज और दूसरा है डीएचएफएल। देखिए, इन दोनों के जो बकाए पैसे हैं सारे बैंकों के, उसकी वसूली के लिए कंसोर्टियम बना था, जिसका नेतृत्व जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है। देखिए, इन लोगों ने एक टारगेट बेस सेटलमेंट किया था, मामला एनसीएलटी में भी था। उसमें ज़बरदस्त वोटिंग्स होती हैं, क्योंकि इसमें बिड्स आती हैं। तो अभी आपने पढ़ा होगा कि जो जेट एयरवेज की जो बिड्स हैं वो दो दो लोगों से आई हैं। जो पहला, दोनों कंसोर्टियम्स हैं। जो पहला कंसोर्टियम है वो दुबई बेस इंपीरियल कैपिटल के द्वारा लगाया गया है, जो इन्होंने बिड किया है। और दूसरा कंसोर्टियम है वो लंदन बेस कैरलॉग कैपिटल है, और एक एंटरप्रेन्योर हैं मिस्टर एमएल जालान। तो चूँकि पूरी वोटिंग पूरी नहीं हुई थी सारे बैंकों के द्वारा, तो कल वोटिंग पूरी हो जाएगी और इसके बाद वन ऑफ द बिडर को जेट एयरवेज बेच दिया जाएगा। दोस्तों, जब आप बिड करते हैं तो उसकी जो वॉल्यूम होती है इन टर्म्स ऑफ मनी, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना पैसा जेट एयरवेज को चुकाना है वो आए, क्योंकि दो ही बिडर्स हैं। तो इसमें मान के चलिए जो पैसे आएंगे वो उतने तो नहीं आएंगे जितना सारे बैंकों को मिलाकर लेना है। तो लेट अस सी, जो भी पैसे आते हैं वो फिर उन्हीं प्रोपोर्शन में सारे बैंकों को बंट जाएंगे, और उस प्रकार से उनका जो है एनपीए उतना उतना कम हो जाएगा। दोस्तों, डीएचएफएल के भी देखिए 3 शूटर्स हैं। आपने पिरामल एंटरप्राइज का नाम सुना होगा, और आपने ओक्ट्री का भी नाम सुना होगा, अमेरिकन कंपनी है, और अडानी ग्रुप। ये तीनों हैं जो डीएचएफएल में शूटर्स हैं। और यहाँ भी बहुत ही डेडलाइन बेस काम चल रहा है, और आपको बहुत जल्दी इसका रेजोल्यूशन आपको मिलने की न्यूज़ आ जाएगी। देखिए, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि डीएचएफएल को पूरा लेने के लिए सिर्फ ओक्ट्री आगे आ रहा है, बाकी जो अडानी और पिरामल है वो डीएचएल के पार्ट पार्ट में चीज़ों को ख़रीदने के लिए इच्छुक है। तो दोस्तों, ये दोनों बहुत बड़े बड़े अकाउंट थे, तो इनका जो रेजोल्यूशन जो है, चूँकि टाइम बेस्ड था, वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। उसके बाद पता चलेगा कि बिड कितनी थी, कितनी रिकवरी हुई है, उसी के हिसाब से प्रोपोर्शन में आपको और हमें सबको जानकारी लग जाएगी कि किस अमाउंट से जो है एनपीए जो है उनको रिड्यूस होगा। सो दोस्तों, फ्राइडे के सेशन की अगर बात करें तो आपने देखा होगा जिस प्रकार से यस बैंक का काउंटर बिहेव कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि एक बॉटम फॉर्मेशन की दिशा में चीज़ें बढ़ रही हैं। हाँ, वॉल्यूम जो है उतना नहीं था, लेकिन एक ज़बरदस्त फाइटिंग चल रही थी बुल्स और बियर के बीच, और फाइनली एक फ्लैट क्लोजिंग मिली थी 12 रुपये 65 पैसे की। 7 करोड़
का वॉल्यूम हुआ था, जिसमें से 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। सो दोस्तों, मंडे ऑनवर्ड्स, मंडे को जो डेट पड़ेगी उसके बाद आपको 4-5 दिन का ट्रेडिंग सेशन मिलेगा यस बैंक के लिए। सो लेट अस होप कि ये एक अपवर्ड जर्नी बताए। देखिए, बैंकों के लिए बड़ी अच्छी अच्छी खबरें भी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से भी जो खबरें आई हैं, जो रिज़ल्ट भी आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बैंकिंग शेयर में कोई बहुत ज़्यादा दबाव रहेगा। देखिए, चूँकि बाज़ार में थोड़ा सा वोलेटिलिटी है, तो कभी आपको बैंक निफ्टी ऊपर तो कभी नीचे, तो दिन भर में ही देखते हैं आप कि 300 पॉइंट गिरता है और शाम को रिकवर कर जाता है। क्योंकि देखिए, जो निफ्टी का भी भविष्य है वो बैंक निफ्टी पर ही डिपेंडेंट है। तो चीज़ें देखिए अच्छी दिशा में चल रही हैं। ये जो रिज़ल्ट आएगा 23 तारीख को, ये एक माइलस्टोन होगा, लेकिन जो ज़बरदस्त दिशा यस बैंक पकड़ेगा वो अगले Q3 रिज़ल्ट से उसमें ज़बरदस्त दिशा आएगी। दोस्तों, अगर आपने मेरी टैगलाइन को ध्यान से देखें तो मैंने फोर्टिस हॉस्पिटल का भी उल्लेख किया है। देखिए, इनकी भी, फोर्टिस के तो काफ़ी शेयर इन्होंने राणा कपूर के समय भी बेचा गया था, लेकिन कुछ पैसे इनके रह गए थे फोर्टिस के, तो उसके अगेंस्ट जो प्लेज प्रॉपर्टी थी उसको इन लोगों ने ऑक्शन पे लगाया है। लेकिन कोर्ट, चूँकि आपने देखा होगा कि फोर्टिस को का केस चल रहा है जापानीज़ कंपनी के साथ, तो जब तक वो रिज़ॉल्व नहीं हो सकता है, इसकी जो पैसे आएंगे यस बैंक को वो एस्क्रो अकाउंट में रहेगा, और जब फोर्टिस का उस केस सुप्रीम कोर्ट में उसके फेवर में जाएगा तो ये पैसा जो है एस्क्रो अकाउंट से निकल के यस बैंक के खाते में आ जाएगा। दोस्तों, मेरी टैगलाइन फिर से पढ़िए, मैंने उसमें IDBI कनेक्शन की बात की है। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि भारत सरकार ये विचार कर रही है कि LIC को अलाउ कर दिया जाए। देखिए, LIC जो है वो 51% स्टेक रखती है, तो LIC को, और LIC ने 54 रुपये पे लिया था ये स्टेक। तो LIC ने शायद रिक्वेस्ट किया है भारत सरकार से, जो कैबिनेट कमेटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो इस पे मंथन कर रही है कि LIC को कुछ शेयर जो हैं बेचने के लिए अलाउ कर दिया जाए। दोस्तों, मैं इसका यहाँ से लिंकेज ये दे रहा हूँ कि देखिए, इस न्यूज़ से ऑलमोस्ट 20% का सर्किट लगा था। आपने देखा होगा कि IDBI बैंक जो है अपने बुक वैल्यू के काफ़ी ऊपर ट्रेड करता है, लेकिन चूंकि इसमें एक न्यूज़ है आती रहती है, आपने देखा होगा कि अपने बुक वैल्यू के नीचे ये कभी नहीं आता है, और ज़रा सी न्यूज़ आई तो सिंगल डे में आपने देखा होगा इसमें 20% का सर्किट लगा है। दोस्तों, इस प्रकार की सिमिलर न्यूज़ यस बैंक में कभी भी आ सकती है। देखिए, मेरे अगले वक्तव्य को आप किसी प्रकार के स्पेकुलेशन में मत लीजिए, लेकिन देखिए, ये बैंक साफ़ सुथरा करके हो सकता है एक समय किसी प्राइवेट एंटिटी को भी सौंप दिया जाए। आपने देखा होगा जो यस बैंक में काफ़ी प्राइवेट प्लेयर्स अभी एंटर किए हुए हैं, तो देखते हैं समय के साथ साथ। तो दोस्तों, चीज़ें जो भी आएंगी सरप्राइज़ की दिशा में भी आएंगी, वो आप देखेंगे कि यस बैंक के शेयर को किसी न किसी दिन सडनली एक काफ़ी ऊंचाई पे ले जाएंगी, और ये चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई है। सो दोस्तों, let's keep our finger crossed, and my best wishes to all of you who are waiting very patiently at yes bank counter। मेरा ये मानना है कि यस बैंक को ख़रीदने का समय आ गया है, लेकिन जैसा मैं सारे वीडियो में हमेशा बोलता हूँ कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मत उठाइए। अपने जो आपकी एपेटाइट है, कैपेसिटी है लेने की, उससे थोड़ा कम ही लीजिए, और एक लॉन्ग टर्म के लिए इस काउंटर पे वेट करिए, आपको बहुत अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आए वो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। देखिए, आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब ज़्यादा नहीं करते हैं, और मेरा जो वीडियो वॉच होता है वो सब्सक्राइबर बेस से कम वॉच हो रहा है, और जो नॉन सब्सक्राइबर हैं वो ज़्यादा वॉच कर रहे हैं। तो मेरा जो नॉन सब्सक्राइबर से भी निवेदन है, अगर आप मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। सो दोस्तों, मैं ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, क्योंकि देखिए रिज़ल्ट के पहले का वीडियो है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा डिटेल में सारी चीज़ें बात कर ली जाएँ। सो वंस अगेन, ऑल द बेस्ट फॉर यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।